मैं एक अजीब उलझन में फंस गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरा ख्याल है कि ऐसी उलझन अब तक किसी के साथ भी पेश नहीं आई होगी। मैं चूंकि इस अजाब से गुजर रहा था, इसलिए मेरा दिल जानता था कि ये कैसी उलझन है। मेरा उठना बैठना चलना फिरना हराम होकर रह गया था। लोग अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते थे, वो मुझसे सवाल करते थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। उस उलझन की शुरुआत उस दिन हुई जब वो लड़का मेरे दफ्तर के कमरे में घुस आया। वो एक दुबला पतला कमजोर सा लड़का था जिसके बाल उलझे हुए थे, उसका लिबास भी बस यूं ही सा था। दिखने में वो शरीफ खानदान का एक गरीब लड़का दिखाई देता था। वो मेरे लिए अजनबी था, इसीलिए उसे अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? उसने कहा, आपसे एक जरूरी काम है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा, बताओ क्या काम है? उस लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मारे, मेरी ठुकाई करें। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें क्यों मारूं? उस लड़के ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन आपको मुझे मारना ही होगा। ये लीजिए, मैंने अपनी गर्दन झुका दी है। उसने आगे बढ़कर अपनी गर्दन मेरे सामने झुका दी। मैंने कहा, तुम शायद कोई पागल लड़के हो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे उससे डर लगने लगा था। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ जलील आदमी, तुम मुझे मारते हो या नहीं, वरना मैं ऐसी गंदी गंदी गालियां दूंगा कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो मारो मुझे, जल्दी करो, मारो। मैं बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई होगी। न जाने वो कौन था और मुझसे क्यों ऐसी फरमाइश कर रहा था। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं एक मुहज्जब और पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं एक अच्छे दफ्तर में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन समाज में एक बाइज्जत मुकाम हासिल है। जिंदगी अब तक किसी बड़े हादसे या वाकये के बगैर गुजर रही थी कि अचानक ये लड़का सामने आ जाता है। मैं गुस्से से बोला, देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें वाकई मारने लगूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ जलील इंसान, कि तुम मुझे मारो। मैं इतनी देर से और क्या कह रहा हूँ। मैंने मेज पर रखी हुई घंटी बजा दी और चपरासी के आते ही मैं उस पर बरस पड़ा। ये क्या मजाक है? तुम लोग देखते नहीं कि कौन अंदर घुसा आ रहा है? कौन है ये लड़का? इसे निकालो बाहर। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं इस वक्त तो बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि आप एक दिन मुझे मारेंगे, जरूर मारेंगे। अगर आप अपने बाप की औलाद हुए तो मुझे जरूर मारेंगे। जरा सी देर में पूरा दफ्तर जमा हो गया। वो सब उस लड़के के इस अनोखे मुतालबे पर बुरी तरह हंस रहे थे। एक साहब ने कहा, आप इसको मार ही दो राहुल साहब, ताकि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर उस लड़के से कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें मारता हूँ, मुझे मारने की प्रैक्टिस है। ऐसे मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ इस आदमी से मार खाना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। सबने मिलकर उस लड़के को दफ्तर से बाहर निकाल दिया और मेरे गिर्द जमा हो गए। सबके सब अलग अलग बात कर रहे थे। सबका ख्याल यही था कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, जबकि वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। उसने बड़ी होशमंदी से बातें की थी और उसके चेहरे पर पागलपन भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अपने आप को अजीब बेवकूफ सा महसूस कर रहा था। जब लोगों की बातें सुनते सुनते तंग आ गया तो मैंने सबको अपने कमरे से बाहर कर दिया। उस बात ने मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। 2 दिनों के बाद मैं सब कुछ भूल गया। ये एक आम सी बात थी, इस किस्म के लोग जिंदगी में मिलते ही रहते हैं। अब अगर उनके बारे में सोचते रहे तो इंसान खुद पागल हो जाए। कुछ दिन और गुजरे तो वो लड़का मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, मेरा अपना मकान है। माँ बाप की मौत के बाद मेरी 2 बहनें शादी करके अमेरिका चली गई और मैं तन्हा रह गया। घर में नौकर भी है, लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ 7 बजे तक होती है। मेरे दफ्तर से आने के कुछ देर बाद वो भी चले जाते हैं। खाना पकाने के लिए मैंने एक बावर्ची रखा हुआ है, जो मेरी पसंद की चीज बनाता रहता है। बस ये है मेरी जिंदगी। हाँ, एक बात और ये है कि मैं हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ बैठकर पत्ते वगैरह खेला करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं और उन फ्रेंड सर्कल में हर तबके के लोग हैं, सरकारी ऑफिसर भी, पुलिस वाले भी और बिजनेसमैन लोग भी। ये सब हफ्ते में एक रात मेरे ही घर पर जमा होते हैं और रात भर धमाचौकड़ी मची रहती है। उस रात मैं बावर्ची को जाने नहीं देता, वो हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करता रहता है। मेरे घर के पास एक बड़ा सुपर स्टोर है। मैं आमतौर पर रोजाना के सौदे के अलावा अपनी जरूरत की चीजें भी उसी सुपर स्टोर से खुद ही लाया करता हूँ।
वो लोग भी मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान गए हैं, मेरी इज्जत करते हैं। और वैसे भी कोई आदमी जब अपनी शानदार गाड़ी से उतरकर चाबी घुमाता हुआ स्टोर में दाखिल हो तो उसकी इज्जत तो की ही जाती है। एक दिन मैं उस स्टोर से अपने लिए शेविंग क्रीम वगैरह ले रहा था कि वही लड़का फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया था। उसे देखकर कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपना सामान से भरा हुआ शॉपिंग बैग उठाकर एक तरफ कतरा कर निकलना चाहा, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो छुपकर। वो लर्जती हुई आवाज में बोला, चलो शुरू हो जाओ। मैंने कहा, क्या बकवास है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, वही जो तुमसे कह चुका हूँ, चलो मारो मुझे। तुम्हें अपने बाप की कसम, अपनी माँ की कसम, अगर तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया तो तुमसे बड़ा जलील और बेगैरत दूसरा कोई नहीं होगा। यहाँ भी लोग जमा हो गए। मैं शर्म से पसीने पसीने हो रहा था, जबकि उस कमबख्त को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो बोले चला जा रहा था। उसने ऐसी ऐसी बातें कही कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वाकई मार मार कर उसकी हड्डियां बराबर कर देता, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर डाली थी। उसके बावजूद मैं गुस्से से कांप रहा था। लोग उसको तो अजीब निगाहों से देख ही रहे थे, उसके साथ साथ मैं भी तमाशा बना हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह दुकान से भाग निकलूं। स्टोर के मालिक ने पूछा, क्या बात है साहब, कौन है ये और क्या कह रहा है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये कोई पागल मालूम होता है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ अपनी गाड़ी तक आ गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आने के बाद उस लड़के का क्या हशर हुआ और लोगों ने उसके साथ क्या सुलूक किया था, लेकिन खुद मेरा ये हाल था कि मैं बहुत दिनों तक मारे शर्म के उस स्टोर की तरफ नहीं जा सका। अब मुझे रात दिन उस लड़के का ख्याल रहने लगा था। उसकी आवाज, उसका चेहरा मेरे जहन में रच बस कर रह गया था। समझ में नहीं आता था कि वो कौन है और मुझसे ऐसी दरखास्त क्यों कर रहा है। कैसी अनोखी बात होगी कि कोई शख्स आपसे आकर ये कहता हो कि उसे मारो। इस दुनिया में किसी से मार खाने का शौक किसको होगा। एक बात और भी थी कि वो पागल भी नहीं था। अगर वो पागल होता तो हर एक से यही फरमाइश करता, लेकिन वो सिर्फ मुझसे ही कहा करता था। मैंने सोचा कि अगले हफ्ते जब दोस्त लोग मेरे घर आएंगे तो मैं अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से उसका तस्करा करूंगा, लेकिन फिर ये इरादा बदल दिया। मैं जानता था कि मेरी बात सुनकर सब मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उस लड़के ने कोई जुर्म भी तो नहीं किया था। उसने मुझे ना हाथ लगाया और ना मेरी कोई चीज ली और ना मुझे किसी किस्म की तकलीफ दी। फिर उसकी क्या शिकायत हो सकती थी। बहरहाल इतना जरूर हो सकता था कि मैं उसकी तरफ से मोहतात हो जाऊं। वो रास्ते में या कहीं और भी नजर आ जाए तो उससे कतरा कर गुजरने की कोशिश करूं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। उस दूसरी मुलाकात का असर कई दिनों तक रहा था। मैंने अपने दोस्तों से फिलहाल ये बात नहीं बताई थी। मैं ये चाहता था कि ये सिचुएशन बस यूं ही खत्म हो जाए, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। मैं एक शानदार होटल में एक पार्टी में शरीक था कि ये लड़का वहां भी पहुंच गया। हैरत ये थी कि उसे किसी तरह ये मालूम हो जाता था कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा पीछा करता रहता है। उस फंक्शन में बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग थे। मैं उस वक्त शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से बातें कर रहा था कि वो किसी बला की तरह वहां भी नाजिल हो गया। सच ये है कि वहां उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस बिजनेसमैन से माजरत करके उस लड़के से कतरा कर निकलना चाहता था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कैसे आदमी हो, तुम मुझे मारते क्यों नहीं। सब मेरी और उसकी तरफ देखने लगे। वो जोर जोर से बोल रहा था, आप सब लोग मेरी बात सुने, ये आदमी बहुत बुज़दिल और कमीना है। मैं कितने दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि ये मुझे मारे, लेकिन ये मुझे मारता ही नहीं। सब हंस रहे थे और मैं शर्म से जमीन में धंसा जा रहा था। सच ये है कि मैं उसे अगर एक हाथ मार देता तो वो कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाता। उसमें कोई जान ही नहीं थी। दुबला पतला और बेइंतहा कमजोर सा लड़का था। उसके बावजूद न जाने क्यों उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने चीख चीख कर सबको अपनी तरफ बुला लिया। उसका सिर्फ यही मुतालबा था कि मैं उसे मारूं, उसकी ठुकाई करूं। लोग मुझसे इसके बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस बदबख्त को नहीं जानता और ये कि किसी बला की तरह ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं किसी दिन इसको मार ही दूंगा ताकि रोज रोज की ये परेशानी खत्म हो जाए। उसने चिल्ला कर कहा, मनहूस इंसान, मैं भी तो यही चाहता हूँ और तू है कि मारता ही नहीं। मेरे लिए उस पार्टी में रुके रहना दुश्वार हो गया। मैं एक मजाक
बनकर रह गया था। उस सरफिरे लड़के को तो वहां से भगा दिया गया था। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका था, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि इस लड़के से जान छुड़ाने के लिए किसी न किसी की मदद जरूर लूंगा। मेरा वो दोस्त पुलिस ऑफिसर इस सिलसिले में बहुत काम आ सकता था। कुछ दिनों के लिए इस लड़के को अंदर कर दिया जाए तो इसका सारा पागलपन खत्म हो सकता था। अगले हफ्ते जब मेरे घर में सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो मैंने अपनी ये उलझन उनके सामने रख दी। सभी हैरान रह गए थे। एक दोस्त ने कहा, कमाल है, ये तो बहुत ही अजीब मामला है। लोग तो दूसरों को मारने के चक्कर में घूमते हैं और ये मार खाने के चक्कर में घूम रहा है। पुलिस ऑफिसर बोला, मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए उसको पकड़कर बंद कर देते हैं। मेरे एक और दोस्त ने कहा, लेकिन किस जुर्म में? उसने अभी तक कुछ किया तो नहीं है। पुलिस ऑफिसर बोला, लेकिन वो किसी को हिंसा के लिए उकसा रहा है और ये भी एक जुर्म ही है। अब तुम्हें वो नजर आए तो इसे पकड़कर बिठा लेना और किसी तरह मुझे खबर कर देना। मैं आकर उसे संभाल लूंगा, देखता हूँ वो क्या चाहता है। हाँ यार, मेरे लिए तो खामखा की उलझन हो गई है। वो हर जगह साए की तरह मेरे साथ लगा रहता है। मैंने उससे मालूम करने की भी कोशिश की कि वो ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन वो कमबख्त कुछ बताता ही नहीं है। बस उसकी यही एक रट है कि मैं उसे मारूं। मेरे दोस्त ने कहा, तो किसी दिन मारकर देख लो, हो सकता है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद वो तुम्हारी जान छोड़ दे। नहीं, ऐसा मत करना, पुलिस ऑफिसर ने मना किया। हो सकता है कि उस पर हाथ उठाने के बाद तुम किसी उलझन में फंस जाओ। बस जैसे मैंने बताया है वैसा ही तुम करो। इस बातचीत के ठीक तीसरे दिन वो फिर मेरे दफ्तर में आ धमका। हालांकि मैंने दफ्तर वालों को मना कर रखा था कि अगर वो नजर भी आए तो उसे फटकने न देना, लेकिन वो न जाने किस तरह निगाहें बचाकर मेरे कमरे में घुस ही आया। एक तरह से ये भी ठीक ही हुआ था, मैं उसको अपने दफ्तर में रोक कर रख सकता था। उसने मेरे कमरे में आते ही अपनी बकवास शुरू कर दी। ए बुज़दिल इंसान, तू मुझे मारता क्यों नहीं है? मैं तो बोल बोल कर थका जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे तू मर्द ही नहीं है। तू किसी मर्द पर हाथ उठा ही नहीं सकता। उसकी आवाज सुनकर ऑफिस के लोग फिर मेरे कमरे में जमा हो गए। वो उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें मना कर दिया और उससे बोला, तुम ये बताओ, तुम मुझसे क्यों मार खाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, ये मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे। मैंने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो उसे रोक कर रखे और खुद अपने दोस्त को फोन करने लगा। उसे ये एहसास हो गया था कि मैं किसी को बुला रहा हूँ। उसके बावजूद उसने ना भागने की कोशिश की और ना ही उसके इत्मीनान में कोई फर्क आया। वो अपनी जगह खड़ा रहा। मेरा पुलिस ऑफिसर दोस्त फोन सुनते ही मेरे दफ्तर में आ गया था। मैंने उस लड़के की तरफ इशारा किया, यही है वो लड़का जिसने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। हम उसे अपने साथ थाने ले आए। कमाल ये है कि उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और हमारे साथ मजे से थाने चला आया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने दिल में कोई बहुत बड़ी बात ठानी हुई हो। मेरा दोस्त हमें अपने कमरे में ले आया, जहां उस लड़के को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के से पूछा, हाँ अब बताओ, तुम क्यों मार खाना चाहते हो? ये न पूछिए, बस इनसे कहो कि मुझे मारना शुरू कर दीजिए, मैं मार खाता रहूंगा। पुलिस ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या कोई और तुम्हें मारे तो तुम्हारा काम बन जाएगा? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं हरगिज नहीं, सिर्फ ये मारेंगे मुझे, मैं सिर्फ इनसे मार खाऊंगा। ऑफिसर बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम सिर्फ इनसे ही मार खाना क्यों चाहते हो? उस लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं कमजोर हूँ, मेरा पूरा खानदान कमजोर है, हम सिर्फ मार ही खा सकते हैं। हमारे तबके में मारने का रिवाज नहीं है, बल्कि मार खाकर हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये हमेशा से होता आया है, एक बार और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? इनसे कहो कि जहां इन्होंने मेरी कमजोर बहन को मार दिया है, वहां इस कमजोर भाई को भी मार दीजिए। मेरे बाद मेरी कमजोर माँ को भी खत्म कर देना। आप यकीन करो जनाब, हम कुछ नहीं बोलेंगे बल्कि बड़ी खुशी से मार खा लेंगे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या बकवास है? तुम किस बहन की बात कर रहे हो? किसको मारा है मैंने? मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। उस लड़के ने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि इंसान को मारने के लिए हाथों का सहारा लिया जाए या उसे जान ही से मार दो तब वो मरेगा, बल्कि उसकी इज्जत भी छीन ली जाए तो वो मर जाता है, उसे मौत आ जाती है। तुम्हें तो ये याद ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम सभी के लिए मौत के बराबर है। क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसको तुमने मार्केट में जलील किया था?
वही जो किसी दुकान से कोई सामान खरीद रही थी और उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। उसके इतना कहते ही मेरे जहन में झमाके होने लगे। वो लड़की मुझे याद आ गई, वो वाकया मुझे याद आ गया। उस दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर वापस गया था, मुझे कुछ चीज खरीदनी थी, इसीलिए मार्केट की तरफ चला गया। मैं एक बात का एतराफ करना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी बगैर किसी जरूरत के भी उस मार्केट की सैर के लिए आ जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत औरतें शॉपिंग के लिए आया करती थी। जाहिर है औरतों से दिलचस्पी हर शख्स की फितरत में शामिल हुआ करती है, और मैं भी कोई पारसा नहीं हूँ। शरीफ और मुहज्जब होना अपनी जगह है और इस किस्म की दिलचस्पियाँ अपनी जगह। तो मैं कुछ देर तक तो मार्केट में टहलता रहा, फिर एक बड़ी सी दुकान में दाखिल हो गया और वो लड़की इसी दुकान में खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई चांद ही दुकान में उतर आया हो। उसने सिया रंग का ड्रेस पहन रखा था, उसका रोशन चेहरा देखने वालों को हैरत में डाल रहा था। वो लड़की अपने अंदाज और रवैये से शरीफ और किसी अच्छे खानदान की मालूम हो रही थी। ये इत्तेफाक था कि मैं जिस वक्त दुकान में दाखिल हुआ उस वक्त सिवाय दुकानदार और उस लड़की के कोई और नहीं था। उस लड़की ने दुकानदार से कुछ खरीदा था या खरीद रही थी और वो कीमत कम करवाने के लिए जिद कर रही थी, जबकि दुकानदार किसी भी तौर पर दाम कम करने को तैयार नहीं था। लड़की के अंदाज और उसकी इल्तिजा से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस चीज को हासिल करने की शदीद तमन्ना रखती है। वो इतनी उदास हो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दुकानदार से बोला, भाई आप वो चीज इन्हें दे दीजिए, उसके बाकी पैसे मैं दे दूंगा। लड़की ने चौंक कर मुझे देखा, फिर एक झटके से दुकान से बाहर चली गई। शायद उसे मेरी ये पेशकश बुरी लगी थी और मुझे उसका इस तरह चला जाना बुरा लगा था। मैं भी फौरन उस दुकान से बाहर आ गया। उस वक्त तक मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैं उसकी मदद करना चाहता था। वो लड़की कुछ दूर नजर आ गई, वो एक और दुकान के सामने खड़ी हुई थी। मैं उसके पास पहुंच गया और पूछा, आपने वो चीज क्यों नहीं ली, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? वो तिनक कर बोली, आप कौन होते हैं इस किस्म की पेशकश करने वाले? न जाने क्यों उस वक्त मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था। इंसान पर कभी कभी ऐसा लम्हा आता है कि वो खुद पर काबू नहीं पा सकता, अजीब तरह के जज्बे उस पर हमला करने लगते हैं। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी और सच तो ये है कि मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक गरीब लड़की है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी। मैं मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, आप तो ऐसी हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये पूरा शहर आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। मुझे एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिए, उस वक्त मैं भटक गया था। बकवास मत करो, तुम अपनी ये मेहरबानी किसी और के साथ करो, समझे? वो अचानक भड़क उठी, उसका गुस्सा बिल्कुल बजा था, उसको ऐसा ही करना चाहिए था। वो गुस्से में आगे चली गई। उसूलन तो मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उसको जाते हुए देखता रहा। वैसे मैंने ये सोच लिया था कि मैं उसे अपनी तौहीन का बदला जरूर लूंगा। मैं ही शायद पागल हो गया था, इसलिए उसका रवैया मुझे अपनी तौहीन महसूस हुआ था। बहरहाल मैंने बड़ी होशियारी से उसका पीछा शुरू कर दिया। वो मार्केट से पैदल ही चल पड़ी थी। वो किसी हरनी की तरह खौफसदा हो रही थी। मेरे पास गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी कम थी कि मैं उसको मुसलसल अपनी नजरों में रखे हुए था। फिर जब वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां कुछ सन्नाटा सा था, तो मैं अपनी गाड़ी उसके करीब ले जाकर खड़ी कर दी। वो मेरे अचानक आने से घबरा गई थी। मुझे उसका ये हाल देखकर खुशी हुई थी। मैं नहीं कह सकता कि मेरे किस जज्बे को सुकून मिला था। मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर इंसान में एक दरिंदा जरूर छुपा होता है। मैंने उससे कहा, देखो लड़की, तुम मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए तुम्हें कुछ पैसे दे रहा था। मेरी ये ऑफर अभी तक बरकरार है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता हूँ। उसने गुस्से में आकर मुझे गालियां देनी शुरू कर दी और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। सच तो ये है कि मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा भी नहीं था, बस यूं ही जरा सी देर के लिए शैतान ने मुझे बहका दिया था और मैंने किसी लड़की से थोड़ी सी छेड़छाड़ कर ली थी। उसके बाद वो लड़की मेरे जहन से निकल भी गई थी, क्योंकि इस किस्म के वाकयात तो होते ही रहते हैं और ये ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जा सकता। मैं भूल भी गया था कि मेरे साथ किसी लड़की के हवाले से कोई वाकया हुआ है। इसलिए जब उस लड़के ने मुझे अपने पागलपन की वजह बताई तो मैं हैरान होकर रह गया। मेरे पुलिस अफसर दोस्त ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम सिर्फ इसी बात के लिए इनके पीछे पड़े हुए हो? उस लड़के ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या आपके ख्याल में ये कोई मामूली बात है? हो सकता है
कि किसी और के लिए इसमें कोई बात ना भी हो, लेकिन हमारे खानदान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत शरीफ लोग हैं। हमने अपनी इज्जत को आसमान की निगाहों से भी बचाकर रखा है। किसी की मैली आंख हमें हरगिज गवारा नहीं है। उस दिन मेरी बहन घर आकर बहुत देर तक रोती रही थी। उस दिन हम सबको अपनी तकदीर से ये गिला था कि हम इतने गरीब क्यों हैं कि हर कोई हमारी इज्जत को रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर समझ लेता है। मैंने बहन से उस आदमी के बारे में पूछा था, लेकिन वो बेचारी क्या बता सकती थी। एक दिन इत्तेफाक से मैं अपनी बहन के साथ उसी मार्केट की तरफ गया हुआ था कि मैंने तुम्हें देख लिया। मेरी बहन ने तुम्हारी तरफ इशारा करके मुझे बता दिया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया और आखिरकार तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली कि तुम कहाँ रहते हो और कहाँ काम करते हो। मैंने ये भी देख लिया कि तुम हर तरह से एक मजबूत आदमी हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हें मारने या तुम्हारे खिलाफ कुछ करने से बेहतर है कि मैं खुद तुमसे मार खाऊं। तुम मुझे मारो ताकि लोगों को ये तो पता चल जाए कि गरीब लोग हर तरह से घाटे में रहते हैं। उनकी इज्जत बर्बाद करना बहुत आसान हुआ करता है। कोई तुम जैसा शख्स किसी गरीब घर की बेटी को छेड़ भी सकता है और बेटे को मार भी सकता है। प्लीज तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? वो पुलिस ऑफिसर को बोला, सर आप इन्हें कहे कि ये मुझे मारे, मुझे बहुत मारिए। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। खुद मेरा ये हाल था कि जैसे पूरे बदन से लहू निचोड़ लिया गया हो। मैं उस लड़के को नहीं मार सका था, लेकिन उसने मेरे चेहरे पर जो तमाचा मारा था उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी थी। वो थप्पड़ मेरी पूरी जिंदगी पर भारी था। मैंने ऐसा भाई आज तक नहीं देखा था। पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या कहते हो, क्या किया जाए इसके खिलाफ? मैं धीरे से बोला, मैं इसके घर जाना चाहता हूँ। वो लड़का भड़क उठा, क्यों? क्या हमारी रही सही इज्जत बर्बाद करने या उस दिन की नाकाम मुहिम को पूरा करने? मैंने कहा नहीं, बल्कि ये एहसास दिलाने की इज्जत सबकी एक जैसी होती है और जिस घर में तुम जैसा भाई मौजूद हो उस घर की इज्जत को कभी कुछ नहीं हो सकता। एक और बात, लेकिन मैं ये पूरी सच्चाई और दिल से कह रहा हूँ कि कहीं तुम फिर नाराज ना हो जाना, और वो ये है कि मैं सिर्फ अकेला तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, बल्कि अपने कुछ दोस्तों को भी भेजूंगा ताकि मेरी और तुम्हारी इज्जत एक हो जाए। हम दोनों मिलकर सुकून और प्यार का घर बना सके। मेरा मतलब तो तुम समझ गए होंगे। मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे माफ कर दें, ये कदम मैं उसी वक्त उठाऊंगा। और उसके घरवालों ने मुझे माफ कर दिया। वो लड़की अब मेरी बीवी है और हम सब मिलकर एक प्यार भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात इंतहाई कड़वी और हैरत से शुरू होती है और उसका अंजाम इतना खुशगवार होता है कि यकीन ही नहीं आता कि कुछ देर पहले क्या हो चुका है। वो लड़का जो मुझसे मार खाने के लिए बेचैन रहता था, अब अपनी बहन की शादी मुझसे करवाकर अपनी पढ़ाई की तरफ मुकम्मल ध्यान दे रहा है। अब उसे ये खदशा नहीं रहा कि कोई राह चलता शख्स उसकी बहन को पैसों की पेशकश करेगा। हाँ, एक बात और, मैं एक बार अपनी बीवी के साथ फिर उसी दुकान में गया जहां मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी, और इस बार वो मेरे मना करने के बावजूद दुनिया भर की शॉपिंग करती रही और मैं ठंडी सांस ले लेकर उसका बिल अदा करता रहा।